हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है सीटेट स्पेशल क्लासेस, जहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रूशियल क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्टली मतलब एज इट इज़ आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सीटेट के एग्ज़ाम्स हो या टीटी के एग्ज़ाम्स हो, एचटेट हो, आरटेट हो, सभी टाइप के एग्ज़ाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हमने 15 क्वेश्चंस जो है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले 76 क्वेश्चन से। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिर्ची की तीक्ष्णता का जो कारण है वो एग्जैक्टली यहाँ पे होता है कैप्सिसिन, इसकी उपस्थिति के कारण, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और अगर यहीं पे अगर हम बात करें लाइकोपिन की, तो देखिए लाइकोपिन से जो है ये टमाटर के रंग जो होता है इसकी वजह से रेड हो जाता है। और अगर हम कैरोटीन की अगर उपस्थिति की बात करें तो ये जो है ये दूध का रंग जो येलोइश टाइप का हो जाता है, तो वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और यहाँ पे एंथोसाइनिन की जो उपस्थिति है इसके कारण जो गाजर का रेड कलर का रंग आता है वो गाजर के रंग के लिए माना जाता है, मतलब एग्जैक्टली उसी के लिए है, माना नहीं जाता है एग्जैक्टली, इट एग्जिस्ट। तो कैप्सिसिन जो है ये हमारी मिर्ची की तीक्ष्णता के लिए है, लाइकोपिन जो है वो टमाटर के लिए उपस्थिति होती है, इसी वजह से उसका रंग जो है वो रेड कलर का दिखता है। कैरोटीन की उपस्थिति जो है गाय का जो हमारा दूध का रंग है वो येलोइश कलर का दिखने लगता है, और एंथोसाइनिन से गाजर का जो रंग है वो रेड कलर का दिखता है। यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा था मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण जो है वो मिर्ची का रंग जो है वो, मिर्ची का रंग नहीं, मिर्ची के अंदर जो वो उसका तीखापन होता है, तीक्ष्णता होती है एग्जैक्टली, तो वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ध्वनि का वेग नापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, चुंबकीय त्वरण नापने के लिए, या फिर रक्तचाप नापने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ओजोन की परत की अगर मोटाई नापने के लिए, तो इसी के लिए जो है वो डाप्सन की इकाई का यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ओजोन की परत की जो मोटाई है वो इसी इकाई के द्वारा यानी कि डाप्सन यूनिट के द्वारा इसे जो है वो नापा जाता है। यही अगर हम बात करें सिग्नोमैनोमीटर की, तो इससे जो है क्या हम लोग जो मतलब ध्वनियाँ होती है, मतलब धमनियों में जो वेन्स होती हैं, वेन्स में जो रक्तदाब की तीव्रता होती है इसको याद किया जाता है, मतलब किस हिसाब से जो है वो बीट कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे पता लगाया जाता है कि धमनियों में जो ब्लड जो है वो बह रहा है वो कितनी तेज़ी से बह रहा है, कितनी स्पीड में बह रहा है, ये जो है वो इसके द्वारा सिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है वो पता लगाया जाता है। और इसकी इकाई क्या है, वो है आपकी डेसिबल। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मछली बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, तो इसके संबंध में दिए गए कथनों पे हमें विचार करना और कूट के माध्यम से इसका जो है वो उत्तर देना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या दिया है, इसके कथनों पे विचार कर लेते हैं। मछली के मुंह से जल जो है वो प्रवेश करता है और गलफड़ों से जो है वो बाहर निकल जाता है, या फिर जल में घुली ऑक्सीजन को वो जो है गलफड़े उसके सोख लेते हैं और मछली जल के बाहर निकाल देने पे भी जीवित रहती है। तो ये थर्ड वाला लिखा है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। जल के बाहर निकालेंगे तो मछली, हमको भी पता है कि हमने बचपन में इतनी सारी कहानियाँ सुनी है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे इस हिसाब से तो हमें पता है कि भैया जल से बाहर निकालेंगे तो जीवित रहने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका जो कूट है वो कौन सा सही है, तो देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल यहाँ पे सही है कि मछली का मुंह जो है वो, मुंह से जो है वो जल को वो प्रवेश करती है और गलफड़ों से जो है वो इसे निकाला जाता है, और जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है इसके जो गलफड़े होते हैं वो इसे सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो केवल कथन 1 और 2 ये दोनों भी जो है वो यहाँ पे सही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के पास क्या होता है, सांस लेने के लिए नाक होती है ना, और मछली के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं जिसकी सहायता से वो सांस लेती हैं। तो मछली के गलफड़े जो है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को फिल्टर करती हैं पहले, और उसके द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो गलफड़े के थ्रू वो बाहर निकाल देती हैं। और यही खुली हवा में यदि अगर पानी के बाहर जो ऑक्सीजन है वो उसको जो है वो अवशोषित नहीं कर पाती है, क्योंकि बाहर जो हवा में मिश्रित ऑक्सीजन है वो नहीं ले पाती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो
ऑक्सीकरेट कर सकती हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकती हैं, बट बाहर जो है वो नहीं कर सकती क्योंकि वो एयर में है, वो पानी में नहीं है। इसीलिए बाहर निकलने पे वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है और इसी वजह से वो तड़प तड़प के फिर मर जाती हैं। तो उनके गिल्स या फिर गलफड़े जो है वो काम करना आउटसाइड जो है वो बंद कर देते हैं और इसीलिए वो सांस नहीं ले पाती और वो मर जाती हैं। तो यहाँ पे जो कथन है पूछा गया था सही कौन सा है, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों भी सही है कि मछली मुंह से जो जल जो है वो प्रवेश करता है और गलफड़े से जो है बाहर निकल जाता है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो गलफड़े उनके सोख लेते हैं। सी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट। ना नेक्स्ट इज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा किस जिले में मिलता है? मथुरा, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर झांसी। देखिए बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। पहली बात तो स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहा जाता है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो कोई चतुर्भुज नहीं है एग्जैक्टली, इट्स अ काइंड ऑफ अ रोड जो कि आपका अगर मैप में इसे अगर हम ड्रॉ करें पूरे मैप में तो ये कुछ चतुर्भुज के शेप में बनता है, इसीलिए जो है उसको चारों रोडवेज को और या फिर चारों कनेक्ट करता है, मतलब चारों जगह को ये जो है वो कनेक्ट करता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो बना पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा ये झांसी जिले को जो है वो कनेक्ट करता है, ये झांसी पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। और अगर इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो देखिए 5846 किलोमीटर्स जो है इसकी लंबाई है। और ये जो राजमार्ग है इसको बनाने की एक परियोजना जो कि दिल्ली टू मुंबई एंड कोलकाता एंड चेन्नई। देखिए यहाँ पे आप दिल्ली है, ये मुंबई, यहाँ पे है कोलकाता और ये है यहाँ पे चेन्नई। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली कनेक्ट करता है यहाँ पे मुंबई को, मुंबई कनेक्ट करता है यहाँ पे चेन्नई को जो कि तमिलनाडु में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और यहाँ से फिर पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में। तो ये जो है चारों अगेन कोलकाता टू दिल्ली, ये चारों जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज एग्जैक्टली बनाते हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और इस परियोजना की अगर शुरुआत पूछी कि कब की गई थी तो दैट इज़ ऑफ 24 अक्टूबर 1998। तो यहाँ पे झांसी को जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति जो है वो कारगर सिद्ध होती है? परीक्षाओं के माध्यम से, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव एवं गैर शिक्षक एवं रचनात्मक क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करते हैं स्कूलों में पर्यावरण के प्रति अगर हमें जागरूकता लाना है तो छात्रों की मानसिकता में परिवर्तन जो है वो पाठ्यक्रम में बदलाव करके और गैर शिक्षक रचनात्मक क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ करके इसी के द्वारा जो है वो किया कर सकते हैं। यानी कि हमको सबसे पहले तो सिलेबस चेंज करना है और इसके अंदर जब हम चेंज करेंगे तो इसके साथ जो गैर शिक्षक यानी कि अनौपचारिक टाइप से जो हम शिक्षा लेते हैं वो जो बिना शिक्षक के हाजिरी के भी हम सीख पाते हैं उसे कहते हैं गैर शिक्षक, है ना। एक तो शिक्षक सिखाता है और एक जो हम बिना शिक्षक के सीख पाते हैं वो चीज़ें। रचनात्मक यानी कि जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं उसके थ्रू जो है हम एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम सीख सकते हैं। तो दैट इज़ सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव जो होगा वो क्या होगा? कमरे का तापमान जो है वो असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी या फिर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। देखिए बंद कमरे की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कोयले की अंगीठी का जब भी हम प्रयोग करते हैं या फिर इसे सिकड़ी भी कहते हैं तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं ना तो क्या होता है एग्जैक्टली कि रक्त में जो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि उसके दहकने से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो अगर वो अधिक देर तक अगर बंद कमरे में निकल रहा है दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है वो कमरे में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यही है जो कि रक्त में भी जो है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सांस हम उसी कमरे में ले रहे हैं, अलग से तो कोई ऑक्सीजन आ नहीं रही है और कमरा पूरा टोटली क्लोज्ड है, तो रक्त में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो है व्यक्ति का दम घुटने लगता है। और अंगीठी में अगर कच्चे कोयले या फिर लकड़ी का इस्तेमाल होता है तो इससे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। यानी कि अगर इनफैक्ट आप नहीं यूज़ कर रहे हैं अंगीठी में कोयला, अगर इसकी जगह आप लकड़ी यूज़ कर रहे हैं तो भी ये जो सेम काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इससे निकलती है और जो है वो इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो कमरे में ऑक्सीजन को जो है वो रिप्लेस कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन की जगह पूरी ले लेती है और ऑक्सीजन की जगह पूरी अपने आप को कब्जा वहाँ पे कर लेती है। तो इसके थ्रू जो है वो दम घुटने लगता है और व्यक्ति जो है वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है और दम घुटने से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की।
भारत एवं कुछ अन्य एशियाई अफ्रीकी देशों में पवित्र वनों के रूप में जैव विविधता के संरक्षण की परंपरागत कार्यनीति प्रचलित है। ये छोटे छोटे वन होते हैं जो कि धार्मिक पवित्रता के कारण आदिवासियों समुदायों के द्वारा संरक्षित है। पवित्र वन भारत के कई राज्यों में स्थित हैं, जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर, मेघालय, गमखाप, माहौक, पवित्र बांस रिजर्व, ये सब जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो नाम दिए गए हैं जिसके थ्रू हमें पता लगाना है कि ये जो है ये पवित्र बांस की लकड़ियाँ ये कहाँ पे पाई जाती है। इनके नाम दिए गए हैं गमखाप और माहौक, ठीक है। तो ये किस स्टेट को जो है वो बिलोंग करते हैं, कर्नाटक स्टेट को, मणिपुर स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। देखिए गमखाप और महक की अगर हम बात करें तो ये जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। अब जान लेते हैं कि उन पवित्र जो भी स्थल हैं, मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब के स्टेट्स में कौन से ऐसे वन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मतलब पूजनीय माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कर्नाटक से। तो कर्नाटक में देवारा काडू ये नाम है, ठीक है, देवारा काडू। इस नाम का जो पौधा है, वनस्पति है, इसकी जो है वो पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो देवराई और देवगुड़ी इसकी पूजा की जाती है। ये जो है ये पवित्र उपवन के स्थानों के नाम हम आपको बता रहे हैं। तो अगला है आपका उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पे देवभूमि और बुग्याल ये है जहाँ पे इनका जो है वो पवित्र उपवन है। अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो गुम्पा वन। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पवित्र वन के नाम से इसे जाना जाता है। उड़ीसा में जाहेरा है और राजस्थान में जोगमाया या ओरांस करके ये जो है वो यहाँ पे मतलब परंपरागत कार्यनीति यहाँ पे प्रचलित होती है। छोटे छोटे वन है जिनको कि हम पवित्र उपवनों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो ही नाम दिए गए थे और उनके थ्रू पूछा गया था कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो गमखाप और महक की अगर हम बात करें ये पवित्र बांस रिजर्व्स हैं और जो कि स्टेट में है वो है आपका स्टेट है मणिपुर। अगला क्वेश्चन हमारा है भोजन अवकाश के बाद अगर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। बच्चों को आपस में कुछ देर तक बातचीत करने के लिए छोड़ देंगे, बच्चों को बाहर मैदान खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों को उनकी मनपसंद की बातें करेंगे या फिर पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी या फिर बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भोजन के अवकाश के यानी कि रिसेस के बाद अगर जो बच्चे हैं वो पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खाना खाने के बाद सबको नींद आती है, बड़ा हो चाहे छोटा। तो यहाँ पे जो है पाठ को हमको क्या है इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि उनको सोने के लिए छोड़ देना है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पे शिक्षक को एक बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो दृश्य श्रव्य सामग्री है यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें जहाँ पे कंबाइन होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है अगर प्रयोग करते हैं आप तो बच्चों को ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरेस्ट गेन होने लगता है और वो वापस से पाठ की तरफ लौट पड़ते हैं, यानी कि वो वापस से इंटरेस्ट उनका जाग जाता है, सुनने लगते हैं और देखने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि अभिभावक जो है वो संतुष्ट हो सके, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध हो सके, छात्रों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके या फिर विभिन्न व्यवसाय के लिए छात्र प्रतिष्ठित हो सके। देखिए अगर हम बात करें विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि छात्र की जो भी है वो क्रिएटिव माध्यम से जो है वो अवेलेबल हो सके, ठीक है। छात्र जो है वो स्वयं जो है वो साइंस के क्षेत्र में जो है वो मतलब क्रिएटिव चीज़ें करने की शक्ति से जो है वो अवगत हो सके। तो यहाँ पे जो है छात्रों के लिए सृजनात्मक माध्यम जो है वो उपलब्ध हो सके। सी ऑप्शन जो है वही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दिए गए प्रमुख सुझावों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। गौर कीजिएगा पूछा है नहीं कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली को जो है वो शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, यानी कि इसके थ्रू जो है वो शिक्षा असफल हो जाएगी, ऐसा कुछ। अगला है शिक्षक सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो या फिर सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए या फिर शिक्षा में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। देखिए अगर शिक्षा की अगर हम बात करें जहाँ पे हिंदी को बढ़ावा दिया जाए तो ये जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि सिर्फ शिक्षा में हिंदी को बढ़ावा देना है। ये जो है सारे लैंग्वेज को बोलता है कि भाई सारे लैंग्वेज जो है सबको बढ़ावा देना है, ना कि सिर्फ किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट करता है, ठीक है।
हमारा एनसीएफ वैसे भी समावेशी शिक्षा की बात करता है, जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं ना, सबको शिक्षित करना है, सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, सबसे घुलना मिलना है, ना कि किसी एक लैंग्वेज को हमको प्रमोट करना है। तो यहाँ पे जो है वो इनके सुझाव के हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो जी बिल्कुल देखिए, जैसे कि हम पहला था शिक्षण सूत्रों के हिसाब से जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सब जो है वो इसका अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। सूचना को ज्ञान मानने से भी बचना चाहिए, यानी कुछ हमको बता दिया गया कि भाई ये न्यूज़ है तो भाई इसी को आपको बता लेना कि भाई नॉलेज है, नहीं, ऐसा नहीं मानना है आपको। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें बिल्कुल प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली है इसकी असफलता का प्रतीक है। सिर्फ किताबें बढ़िया बनाने से नहीं होता है, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, बच्चों के दिमाग में भी वो चीज़ें जानी चाहिए। और जो आपका मूल्य होता है उसको उपदेश देके नहीं, वातावरण देके स्थापित किया जाता है। यानी कि आपको अगर कुछ सिखाना है तो उसके पहले आपको जो है वो एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, ना कि आप सिर्फ चले गए क्लास में बक 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 करके फिर चले आए, पता चला बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छे विद्यार्थियों में बदलाव आवश्यक है, यानी कि अगर अच्छा विद्यार्थी है जो कि पूर्ण तरह मतलब बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार जो है वो शिक्षक के सामने अगर प्रस्तुत करता है, तो ये नहीं कि भाई तू चुप बैठ, भाई बैठ जा, ये नहीं करना है वहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे को प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे, ताकि उसकी भी नॉलेज बढ़े और आप भी कॉम्प्रिहेंसिव उसके साथ बन सकें। और अगर हम बात करें तो बच्चों को जो है वो स्कूल के जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो एनसीएफ बोलता है कि आपको डेली लाइफ से जो है बच्चों को कनेक्ट करना है, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको जो है बच्चों के वास्तविक दुनिया से जो है वो जोड़ के बताना है, उनकी डेली लाइफ से जो है वो रिलेट करके उनको बताना है। तो यहाँ पे क्या नहीं है पूछा, एनसीएफ के द्वारा नहीं दिया गया है, तो ये जो है वो हिंदी को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ऐसा नहीं कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण की दृष्टि से गिद्ध जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं फायदेमंद माने जाते हैं। तो गिद्ध मरने वाले पशुओं को खाकर वातावरण को दूषित होने से बचाते ही हैं। प्राकृतिक रूप से जो ये है भोजन चक्र में अहम भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं और ये हमें जो है वो बीमारियों से भी बचा लेते हैं। तो यही कारण है कि गिद्धों को कुदरत की सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो इनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो चलिए ये देखते हैं, ऑप्शंस के थ्रू में पता चलेगा। वनों का विनाश होने के कारण, दर्द निवारक दवा यानी कि डाइक्लोफेन के कारण, मोबाइल टावरों के उत्पन्न विकिरण के कारण, जो आजकल टावर्स लगते हैं उसके थ्रू जो रेडिएशन आता है उसके कारण, उनकी जो विकिरण आती है उसके कारण, या फिर अत्यधिक शिकार होने के कारण। देखिए शिकार तो अब टोटली मुझे लगता है कि बहुत तरीके से बैन हो चुका है, बट फिर भी कहीं ना कहीं चलता ही है। तो यहाँ पे सबसे मेन ऑप्शन तो यही है कि भाई गिद्धों की तेज गति से अगर विलुप्ति हो रही है, अगर ये विलुप्त हो रहे हैं, डिमोलिश हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनको जो है वो दर्द निवारक जो दवा यूज़ की जाती है ना, डाइक्लोफेनिक, इसी के कारण जो है वो ये, इसी दवा का जो है प्रयोग कौन करता है, मनुष्य करते हैं, और पालतू जानवरों पर भी काफ़ी अधिक जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रभाव जो है वो जानवरों के मांस में लंबे समय तक बना रहता है अगर जानवरों को दिया जाता है तो इनके मरने पे भी इस दवा से जो है, उनके मांस को जब गिद्ध खाते हैं तो ये दवा जो है वो यूरिक एसिड जो है वो गिद्धों में अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने लगती है, तो बनने लगती है, और इसके कारण जो है वो गिद्धों की किडनी जो है वो खराब हो जाती है और इसीलिए वो जो है वो मर जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका सही है कि दर्द निवारक दवा जो है वो डाइक्लोफेनिक, इसी कारण जो है वो गिद्धों की जो है वो विलुप्ति के कगार पे है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को श्याम समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, रेमेडियल टीचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना यानी कि प्रिंसिपल को जाके बताना, ये कहीं हद तक भी सही नहीं है। खेल की कक्षा में जाने पे प्रतिबंध लगा देना, यानी कि पीटी का सेशन आ गया, भाई पीटी में तुमको नहीं जाना है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना। कोई भी नेगेटिव कमेंट तो मतलब टीचर के लिए तो बना ही नहीं है। पहली चीज़ उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना है, उसे सही मार्क देना है, बिल्कुल सही, मुझे लगता है यही सही होगा, बट फिर भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना है। माता पिता को जानकारी में नहीं लाना है, पहले तो हमें उसको कोऑपरेट करना है, ठीक है। उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना है और उसे जो है वो सही मार्गदर्शन करना है, यानी कि राइट गाइडेंस देना है, जिसके थ्रू जो है वो बच्चा सही तरीके से कर सके चीज़ों को। यानी सबसे पहले तो पता लगाना है कि वो होमवर्क कर नहीं रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, पहले कारण पता लगाना है। सीधे प्रिंसिपल के पास, सीधे पेरेंट्स के पास नहीं पहुंच जाना है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय अगर कोई है तो उसकी जो अनियमितता है, जो उसकी कारण है, इसको जानना है, उसे सही मार्गदर्शन देना है और बाकी लोगों से जाके चुगली नहीं करनी है। तो आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही था।
नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? पर्यावरण दिवस समारोह, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड या फिर वन महोत्सव। मेरे हिसाब से देखिए सबसे सही ऑप्शन तो आपका सी वाला ही है, ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन जो है वो द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि TERI इनके द्वारा किया जाता है। द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट इनके द्वारा किया जाता है और ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली में एक शोध संस्थान है जो कि ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता भी ये रखता है। तो वन महोत्सव देखिए किस लिए यूज़ किया जाता है? वन महोत्सव में भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को जो है वो प्रोत्साहन देता है। ठीक है, वन महोत्सव में क्या वृक्षारोपण को जो हम प्रोत्साहन देते हैं और ये वर्ष के जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है वो आयोजित किया जाता है। क्या? वन महोत्सव। और यहीं अगर हम बात करें पर्यावरण अगर दिवस समारोह की, तो ये जो है वो हम पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के हेतु कब यूज़ करते हैं? इसको हम 5 जून को मनाते हैं। और प्रदर्शनी तो हम आए दिन मतलब स्कूल में हर 6 मंथ में तो एक बार तो लगी जाती है, एग्जीबिशंस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन क्या है उद्देश्य? अगर उनको बढ़ावा देना है, जागरूकता करनी, तो ग्रीन ओलंपियाड इसकी जो है वो आयोजन किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? दत्त कार्य जो है वो आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य अभिभावकों की क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दत्त कार्य जो है वो बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दत्त कार्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सूचना खोजने और विचारों का निर्माण करने के लिए, उनको उच्चारित करने के लिए अवसर जो है वो प्रदान करता है, यानी कि सी ऑप्शन सूचना खोजने, विचारों का निर्माण करने और उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो भी सबसे बड़ा वाला रहता है वही आपका आंसर होता है या फिर उपरोक्त सभी। लेकिन कभी भी आपका उपरोक्त सभी जो है वो 90% चांसेस रहता है कि उपरोक्त सभी रहता है। लेकिन फिर भी आप अगर कमेंट्स अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं चारों भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। क्या सिर्फ हम लिखित आकलन करने से बच्चे का हर चीज़ हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका ओवरऑल बिहेवियर हमें लिखित ज्ञान से नहीं पता चलता है। क्लास में अगर आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो ही पता चलेगा उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो ये एकमात्र तरीका नहीं है, तो इसी से हो जाता है एलिमिनेट ये, और इसी से पता चलता है कि उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप तो दो कथनों पे जब आप मतलब ये जो बी क्वेश्चन, बी वाला जो है और सी वाला, दोनों पे अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि जी बिल्कुल सी वाला आपका बिल्कुल सही है। और दत्त कार्य से होता क्या है कि भाई दैनिक पाठ योजनाओं को एक महत्वपूर्ण ये अंग होता है जिसके द्वारा कक्षा की जो भी क्रियाएं हैं वो संगठित एवं निर्देशित होती है, और ये शैक्षिक क्रियाओं को दिशा देने के लिए मुख्य साधन होता है, जो कि कक्षा में, कमरे में और उससे बाहर मतलब दिन के हर एक कार्य की तैयारी के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। किस चीज़ का? अवलोकन शक्ति का, स्मरण शक्ति का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का या फिर तर्क शक्ति का। देखिए ये एंड करने से पहले वीडियो मतलब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो एंड करने से पहले वीडियो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहाँ पे घंटी वाली बटन है भाई उसको दबा लीजिए और नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए। और आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए अगर प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तो प्राथमिक स्तर पे होता क्या है, पर्यावरण की शिक्षा जो है इसकी विषय वस्तु को अनौपचारिक शिक्षण के रूप में हमें देना चाहिए, है ना। जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गई, जल, भोजन, हेल्थ हो गया, वन हो गया, ये सारी चीज़ें की जानकारी हमें देनी चाहिए। तो उनके अंदर क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए अवलोकन शक्ति का विकास कैसे हो सकता है। देखिए अवलोकन शक्ति जो है ये क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का जो शब्द ऑब्जर्वेशन है ना, इसी का जो है ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अवलोकन को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है, देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना, यानी कि जो भी कार्य कारण हम कर रहे हैं उसके पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाएं जो भी हैं उसका हम क्या करते हैं, बारीकी से निरीक्षण करते हैं, सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना, वो किया जाता है। यहीं अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है कि भाई इस आधार पर तर्क को स्वीकार करना कि भाई वैज्ञानिक विधि ज्ञान प्राप्त करने से सबसे
अधिक व्यावहारिक विधि होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी स्थिति के मूल कारणों का जो वस्तुगत विश्लेषण होता है ना, उस पे करने पे हमें विशेष जोर देता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आपका जो यहाँ पे सही उत्तर है कि बालक का विकास भाई इसमें किस में से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो अगर प्राथमिक स्तर पे अगर हम भौतिक और जैविक पर्यावरण शिक्षण की अगर हम बात करते हैं विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से, तो बालक में जो विकास होगा वो होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।